लेकिन एक इंडेक्स था जिसने निफ्टी को भी पीछे छोड़ दिया। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला, बस पोर्टफोलियो में एक और कंट्री को अपने ऐड कर लेना है। 60 EMIs आपको नहीं भरनी पड़ेगी। मार्केट रिटर्न के ऊपर हर साल 3 से 4% ये आपको एक्स्ट्रा दे दिया करता है। वो सेक्टर जो आज पूरी दुनिया को चला रहे हैं। एक तरफ है सिर्फ भारत के इनोवेशन का हिस्सा, एक तरफ है पूरी दुनिया के इनोवेशन का हिस्सा। एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जो किसी एक, मेरे एक पड़ोसी हैं राजेश जी, 45 साल के हैं और 20 साल पहले किसी ने उन्हें एक बहुत सिंपल सी सलाह दी थी। सलाह ये थी कि राजेश भाई, हर महीने बस 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहो डिसिप्लिन के साथ, 20 साल बाद देखना क्या होता है, जादू होगा कुछ। तो राजेश जी ने 20 साल पहले वो सलाह मान ली और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर दी। बस 5,000 रुपए हर महीने, बिना रुके बिना घबराए। देखो, 2008 में पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश हुए थे। राजेश भाई उस वक्त भी नहीं रुके थे। कोविड में उनका पोर्टफोलियो आधे से भी कम रह गया था। राजेश भाई साहब फिर भी नहीं रुके, क्योंकि जब SIP शुरू की थी तो उन्होंने अपने आप को यह समझा लिया था कि SIP के 5,000 रुपए उनके हैं ही नहीं, ऐसा वो मान के चलेंगे। मतलब अपने टोटल इनकम में से उनको परमानेंटली उस 5,000 रुपए को वो डिलीट कर दिया था उन्होंने उसी वक्त। और पता है 20 साल के इस डिसिप्लिन से और 20 साल के इस पेशेंस का रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हुआ 57 लाख रुपए का कॉर्पस अपनी जरूरतों के लिए। मेहनत का फल तो मिला, राजेश भाई खुश थे और खुश होने का भैया पूरा हक भी था उन्हें। लेकिन जब ये कहानी राजेश जी ने मुझे बताई तो मैंने उनको एक रियलिटी चेक दिया, जिसको सुनकर वो हिल गए और आज आप भी हिलने वाले हो, इसलिए ध्यान से सुनना। मैंने उनको कहा कि पहले तो आपकी वेल्थ और आपके डिसिप्लिन को सैल्यूट है भैया, लेकिन पता है अगर ये 5,000 रुपए US मार्केट में लगाए होते तो करीब 1.25 करोड़ रुपए होते। एक पल के लिए राजेश भाई को कुछ समझ नहीं आया। देखिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, डिसिप्लिन था, पेशेंस था, एक सॉलिड सिस्टम उन्होंने बना लिया। लेकिन फिर भी सिर्फ एक डिसीजन कि पूरा पैसा इंडिया में ही लगाऊंगा, उस एक डिसीजन ने 20 साल में उनके कॉर्पस में से 67 लाख रुपए का फर्क डाल दिया। और आज मैं आपको समझाने ये भी वाला हूं कि नंबर्स क्या कहते हैं और सबसे जरूरी क्यों अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन एक बात पहले समझ लीजिए, ये वीडियो किसी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, प्योरली एजुकेशनल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो या अपनी एनालिसिस पूरी जरूर कर लीजिए खुद से। और हाँ, वीडियो के अंत में आप ये भी जान जाओगे कि US मार्केट में इन्वेस्ट करना आज घर पर बैठ करके फोन से बिल्कुल पॉसिबल है, आसान है, बड़े आराम से किया जा सकता है। अब देखो, मुद्दे पर आते हैं। पिछले 10 साल का डेटा दिखाता हूं आपको। 2015 से 2025 तक सबसे पहले हमारे देसी सुपरस्टार जो है निफ्टी 50, उसकी बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनीज का एक बास्केट, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, TCS है। तो जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP की बात करते हैं ना, तो बेसिकली आप इन्हीं 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जा रहा है। पिछले 10 सालों में इसी निफ्टी 50 ने करीब 13% कैगर के हिसाब से रिटर्न दिया है। और ये 13% बुरा रिटर्न नहीं है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि जब आप दुनिया के बाकी बड़े मार्केट का हाल देखते हो ना, तो उसमें से निफ्टी 50 स्टैंड आउट करता है। इसी पीरियड में जापान का अगर मार्केट देखो, निकेई 10% दिया है उसने। यूके का FTSE देखो तो सिर्फ 4.7% दिया है। अमेरिका का डाउ जोन्स 10.7% कैगर पर ही रह गए। वहीं निफ्टी 50 ने इन सब को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक इंडेक्स था जिसने निफ्टी को भी पीछे छोड़ दिया। वो इंडेक्स है S&P 500, अमेरिका का टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स। देखो, S&P 500 यानी कि इस इंडेक्स में अमेरिका की टॉप 500 सबसे बड़ी कंपनीज होती है। ठीक वैसे ही जैसे निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है ना, वैसे ही S&P 500 अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों का बास्केट है। इन 10 सालों में S&P 500 ने डॉलर टर्म्स में बात करूं तो करीब 13 से 15% का रिटर्न दिया है।
तो यहां पे आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि सागर सर भैया 13 से 15% तो निफ्टी जितना ही लग रहा है, फिर फर्क क्या है? सवाल देखो बहुत अच्छा है, हालांकि मैंने ही पूछ दिया, आपके मन में भी आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, समझाता हूं। अब सुनिए असली गेम शुरू से कहां क्या कैसे होता है, फर्क क्या है। अगर दोनों ही 13% दे रहे हैं फिर भी यूएस मार्केट ज्यादा रिटर्न कैसे बना के देता है, ध्यान से समझिएगा। देखो एक इंडियन इन्वेस्टर जब S&P 500 में इन्वेस्ट करता है तो उसको सिर्फ मार्केट का रिटर्न नहीं मिलता, एक और हिडन चीज चुपचाप मिलती है जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस ही नहीं किया अब तक, और वो होता है रूपी डेप्रिसिएशन का बोनस। मतलब रुपया जितना डॉलर के मुकाबले गिरता है उसका फायदा भी आपके टोटल रिटर्न में जुड़ता चला जाता है। इसको ऐड करने के बाद एक इंडियन इन्वेस्टर का इफेक्टिव रिटर्न बन जाता है करीब 18 से 18.5% के आसपास। और ये 18.5% कहां से आया? रूपी डेप्रिसिएशन से। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसको एक एक करके डिटेल में आपको समझाता हूं। देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तब $1 शायद 10-15 रुपए के बराबर का होता था। आज डॉलर 96 रुपए के पार जा चुका है, यानी कि डॉलर के मुकाबले हमारी रूपी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है हर साल। 2016 में $1 था करीब 67 रुपए के आसपास, 2026 में $1 हो गया 96 रुपए का। मतलब 10 साल में डॉलर करीब 43% महंगा हो चुका है। मतलब पिछले 10 सालों में रुपया हर साल एवरेज 4% ज्यादा कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। तो अब इसका आपके इन्वेस्टमेंट से क्या कनेक्शन है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने 2016 में $1000 इन्वेस्ट किए होते यूएस मार्केट में और डॉलर का प्राइस तब था 67 रुपीज, तो इंडियन रुपीज में इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 67,000 रुपए। मतलब 67,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब मान लीजिए 10 साल बाद यानी कि आज यूएस मार्केट में आपका वो $1000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया $2000, यानी कि मार्केट ने आपके पैसे को डबल कर दिया। तो जब आप वापस यूएस मार्केट से पैसा निकाल करके इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करके इंडिया में लाओगे तो आपको $1 के बराबर का रेट मिलेगा 96 रुपए, यानी कि अब आपका रिटर्न हो जाएगा 1,92,000 रुपए। तो 67,000 के बदले आपको मिलेंगे 1,92,000 रुपए। अगर आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया होता और इंडियन मार्केट एग्जैक्टली S&P 500 जितना ही रिटर्न देता तो 1,34,000 ही होता। मतलब 67,000 रुपए डबल होके 1,34 होता यहां पे, लेकिन यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर यहां लाया होता तो 1,92 हो जाता। ये फर्क दिख रहा है भैया? सेम कैगर है बट रिटर्न ज्यादा बढ़ गया। यही है रूपी डेप्रिसिएशन का साइलेंट बोनस। मार्केट रिटर्न के ऊपर हर साल 3 से 4% ये आपको एक्स्ट्रा दे दिया करता है। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, क्यों यूएस मार्केट ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। देखो यूएस मार्केट ना बहुत बड़ा है। इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट यानी सभी लिस्टेड कंपनी की अगर टोटल वैल्यू आप देखो, जिसको मार्केट कैप कहते हैं, तो रफली 5 ट्रिलियन के आसपास होगा। मतलब रुपए में देखो तो 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। वही यूएस का स्टॉक मार्केट आप देखो 69 ट्रिलियन डॉलर का है, ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि यूएस मार्केट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से करीब 13 गुना ज्यादा बड़ा है। और पता है प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा कंपनीज है वहां, ज्यादा वैरायटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब मार्केट गिरती है ना तो दुनिया भर का पैसा वहां इन्वेस्ट होने के लिए आता है, क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लगता है कि सबसे प्रीमियम स्टॉक मार्केट में सेल लगी है भैया, खरीद लो जितना खरीद सकते हो। और इससे बाकी मार्केट के मुकाबले यूएस मार्केट और उसके इंडेक्सेस में रिकवरी ज्यादा तेज आती है। अब रीजन नंबर 3 सुनो, क्यों यूएस मार्केट ज्यादा बेटर है। अच्छा, जब मैं रीजन दे रहा हूं यूएस मार्केट क्यों बेटर है, तो मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं हमारा इंडियन मार्केट खराब है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये भी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि हमको करना क्या चाहिए। सारा पैसा यूएस मार्केट में ही कर दे क्या? नहीं, समझाऊंगा, ध्यान से पहले समझिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला, सेक्टर्स की वैरायटी आपको मिलती है, यानी किस टाइप की कंपनीज इन इंडेक्सेस में हैं उसका फायदा आपको मिलता है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, यानी कि बैंक्स की अकेले वेटेज यहां पर 37% है। ऑयल कंपनी है, गैस कंपनी है तो 10% के आसपास ये है। आईटी कंपनीज है 10% ये भी हैं।
मतलब निफ्टी 50 बेसिकली एक बैंकिंग और एनर्जी का इंडेक्स है, क्योंकि मेजर शेयर इन सेक्टर्स का है निफ्टी 50 में। ये इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ये समझ लो, जो एक बहुत अच्छी चीज है, बुरा नहीं है। लेकिन इसमें मिसिंग क्या है जानते हैं? वो सेक्टर जो आज पूरी दुनिया को चला रहे हैं और फ्यूचर में भी वही चलाएंगे, और यही मिसिंग सेक्टर्स S&P 500 के क्राउन ज्वेल्स हैं। मतलब भैया मजेदार बना देता है S&P 500 को। यही क्या है वो समझाता हूं। S&P 500 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आज AI पर काम कर रहे हैं, उनका अकेले वेटेज 27% है, जिसमें एप्पल जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में गूगल है, मेटा है, हेल्थ केयर में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बायोटेक कंपनीज हैं। S&P 500 में वो सारे सेक्टर्स हैं जो दुनिया का भविष्य बना रहे हैं। AI है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर्स हैं, EVs हैं, बायोटेक हैं, सब कुछ है इंडेक्स में। और इस कंपैरिजन को सिंपल तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि निफ्टी 50 में आपको मिलता है इंडिया की ग्रोथ का हिस्सा, वही S&P 500 में आपको मिलता है पूरी दुनिया के इनोवेशन का हिस्सा। एक तरफ है सिर्फ भारत के इनोवेशन का हिस्सा, एक तरफ है पूरी दुनिया के इनोवेशन का हिस्सा है। तो आप समझ गए होंगे कि भैया अपॉर्चुनिटी कहां कैसे ज्यादा बनती है। अब रीजन नंबर 4 सुनो। मार्केट गिरने पर क्या होता है? ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, आसान तरीके से समझाता हूं। कभी कभी मार्केट बहुत तेजी से गिरती है, जैसे अभी बहुत टाइम से हो भी रहा है। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में यही हुआ था। उस वक्त सबका पोर्टफोलियो एकदम से धड़ाम से गिरा था। निफ्टी 50 उस वक्त अपनी पीक वैल्यू से तकरीबन 51% नीचे आ गई थी, और S&P 500 तकरीबन 38% नीचे गिरी थी। देखिए, वर्ल्ड क्राइसिस थी, गिरे दोनों इंडेक्स थे, लेकिन निफ्टी ज्यादा गिरा था और रिकवरी भी स्लो हुई थी। वहीं S&P 500 हमारे निफ्टी के मुकाबले कम गिरा, ऊपर से तेज भी जल्दी आया, रिकवरी भी जल्दी आई। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीजन बताया आपको। ठीक है भैया। तो जब US मार्केट गिरती है ना, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स उसको सस्ता समझ करके, सेल समझ करके वहां पैसा लगाने आ जाते हैं। ये इनफ्लो मार्केट को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है, समझे भैया? इसीलिए US मार्केट बेहतर है। लेकिन बार बार कह रहा हूं, हमारा इंडियन मार्केट खराब है, मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है, आगे बताऊंगा इस पर भी। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि निफ्टी 50 ने 10 साल में 13% रिटर्न दिया है। वही S&P 500 ने एक इंडियन इन्वेस्टर को इफेक्टिवली 18 से 18.5% रिटर्न दिया है। और इसके पीछे 4 ठोस कारण है। रुपये का कमजोर होना, US मार्केट का साइज और उसके सेक्टर्स और रिकवरी की स्पीड। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, बता देता हूं आपको। देखो, US मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो सवाल ये करेंगे कैसे भैया? अमेरिका जाना पड़ेगा क्या? LRS क्या होता है, वायर ट्रांसफर, फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट्स, फेमा के रूल्स, ये सुनकर ही घबराहट होने लग गई होगी। ये सब चीजें हैं क्या, करेंगे कैसे? तो टेंशन ना लो, नहीं पता ना, समझने की टेंशन भी नहीं लेने। हमारा यहाँ पे एक ऐप हेल्प कर देता है। उस ऐप का नाम है IND मनी। IND मनी एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, जहां से आप इंडिया में बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से डायरेक्टली US स्टॉक में, US के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं ये होता है कि IND मनी सेफ है क्या? तो भैया सच जान लो, एकदम सेफ है। IND मनी रेगुलेटेड है। हम किसी चीज को सेफ कब कहते हैं? अगर वो रेगुलेटेड है तो हम सेफ कह देते हैं, अगर रेगुलेटेड नहीं है, नॉन रेगुलेटेड नहीं है, तो हम उसको सेफ नहीं कहते। तो ये रेगुलेटेड है IFSCA गिफ्ट सिटी के तहत। अब यहां एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, US मार्केट में शेयर का प्राइस काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल के अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो लगभग $300 का है, जो कि इंडियन रुपीज में 29,000 रुपए का होगा। तो क्या इतना बड़ा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सवाल एकदम वाजिब है। पर US मार्केट में एक फैसिलिटी आपको मिलती है, IND मनी के जरिए आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग क्या होता है? फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि पूरा स्टॉक लेने के बजाय आप उस स्टॉक का एक हिस्सा ले सकते हो। मतलब भले ही 29,000 रुपए का शेयर है, लेकिन 100 रुपए का भी आप ले सकते हो। जैसे पूरा शेयर ग्रो करेगा तो आपका पार्ट भी उसी रेट के हिसाब से ग्रो करेगा। अब इसके अलावा दूसरा सवाल ये आता है कि भैया स्टॉक्स या ETF
में SIP होती है वहां पर? तो बिल्कुल होती है। IND मनी आपको US स्टॉक में SIP अलाउ करता है, और वो भी कितने से? सिर्फ 500 रुपए से। मतलब डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आप रेगुलरली US मार्केट में SIP कर सकते हो, जिससे आपको कंपाउंडिंग का बेस्ट बेनिफिट मिल जाता है। और अब बढ़ते हैं फाइनल सवाल की तरफ, वो सवाल जो हर इंडियन को स्ट्रेस में डालता है, टैक्स का सवाल। देखो, जब इंडियन टैक्सेस में ही इतना सिरदर्द हो जाता है तो US टैक्सेस को कैसे हैंडल करेंगे भैया? तो आपको बता दूं, ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। LTCG टैक्स लगता है 2 साल की होल्डिंग के ऊपर फ्लैट 12.5%, जो कि इंडिया में भी लगता है। STCG लगता है 2 साल से कम की होल्डिंग पर आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, जो इंडिया में लगता है वही यहां भी लग रहा है। पर पूरी बात यह है कि आपको ये सब खुद करने की जरूरत नहीं है। IND मनी पर एक टैक्स सेंटर है जो आपकी सारी US रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और टैक्स रिपोर्ट इंडियन ITR के फॉर्मेट में ऑटो जनरेट करके देता है। आपको वो रिपोर्ट्स अपने CA को दिखानी है और बाकी वो CA अपने आप कर लेंगे भैया। अब इसके बाद वो सवाल, राजेश भाई याद है ना, जहां से हमने सेशन की शुरुआत की थी, 5,000 रुपए की SIP 20 साल, इंडिया में या US में? इंडिया में 13% के अगर 20 साल में बनते हैं 57 लाख, US में 18.5% के अगर 20 साल में बनते हैं लगभग 1.25 करोड़। लेकिन इसको थोड़ा बदल देते हैं। मान लेते हैं कि आपका गोल है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है। होता है ना कि भैया हमको 1 करोड़ रुपए कॉर्पस इतने साल में बनाना है। तो इसको एग्जाम्पल समझाता हूं। US इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट ग्रो कैसे करेगा आपका गोल क्या है? 1 करोड़ बनाना है ना? 5,000 रुपए हर महीने की SIP से। तो इंडिया में 13% का कैगर पर 1 करोड़ बनेगा तकरीबन 24 साल में। US में 18.5% के कैगर पर 1 करोड़ बनेगा करीब 19 साल में। मतलब 5 साल का फर्क आ गया। करोड़पति बनना है तो भैया 5 साल पहले बन जाओगे आप US मार्केट में, अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो पहले ही आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे 5 साल पहले। 5 साल यानी कि 60 महीने होते हैं। 60 EMIs आपको नहीं भरनी पड़ेगी। EMI बोलना ठीक नहीं है, SIP EMI नहीं बोलते, लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट EMI समझ लो आप। और ये सब सेम 500 रुपए, सेम डिसिप्लिन, बस पोर्टफोलियो में एक और कंट्री को अपने ऐड कर लेना है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि सागर सर, इसका मतलब निफ्टी 50 छोड़ दें भैया, इंडियन मार्केट फालतू है, US में ही चलने हैं? नहीं, देखिए इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस बात का हमको प्राउड भी होना चाहिए। निफ्टी 50 ने लगातार दुनिया के ज्यादातर डेवलप्ड मार्केट को पीछे छोड़ा है और लगातार ये छोड़ता आया है, ये शुरुआत में मैंने आपको बताया। इसीलिए इंडिया में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है। लेकिन राजेश भाई की तरह असली गलती ये नहीं होगी कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। गलती ये है कि आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जो किसी एक देश का, किसी एक करेंसी का, किसी एक इकोनॉमी का मोहताज नहीं होता, बल्कि डाइवर्सिफाइड होता है। हम कहते हैं ना बार बार, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, सारे पैसे एक जगह मत डालो। तो सारे पैसे एक कंट्री में क्यों जा रहा है? इससे होगा क्या? जब इंडिया अच्छा कर रहा हो तो इंडिया आपको रिटर्न देगा, जब दुनिया में AI रिवॉल्यूशन आ रहा हो तो US आपको रिटर्न देगा। और अगर ये दोनों साथ हों तो आप हर साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब ये उठा तो इसका फायदा, ये उठा तो इसका फायदा। तो समझ में आया भैया, इंडिया में SIP और US में SIP कितना फर्क है? तो आपको भी अगर कुछ नया सीखने को मिला ना तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आपके जितने SIP इन्वेस्टर दोस्त हैं या नहीं भी कर रहे हैं, SIP करने का मूड भी है, सबको शेयर करके बताओ कि सिर्फ 13% कैगर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, 18.5% कैगर का भी ऑप्शन है। और इतने डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स फैक्स के लफड़े में नहीं पड़ना। IND मनी है, ये सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।